नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी चर्चा चल रही है वास्तुशास्त्र, गृह निर्माण इत्यादि पर। उसी में तीसरी कड़ी है। पिछली कड़ी में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि ज़मीन कैसी हो, उसका चयन मकान बनाने के लिए करना हो तो कैसी ज़मीन का चयन करें, उस पर चर्चा होगी। अब अगली कड़ी, ज़मीन का निर्धारण हो गया भाई। अब मकान बनाने की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मकान जो हम बना रहे हैं उसकी चौड़ाई क्या हो, लंबाई क्या हो। इसका भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। बल्कि इतना महत्व है कि वह जो कोर्म पृष्ठ, गज पृष्ठ वगैरह बताया गया कि सबसे उत्तम होता है, तो ज़मीन के बारे में है, मकान के बारे में नहीं। ज़मीन अच्छी, मकान बनाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, वो वही रहने दीजिए। लेकिन जो आपने मकान बनाया वह कितने में बना, कितने स्क्वायर फीट में बना, उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उस सबको जोड़ेंगे। उसका एक फॉर्मूला है। उसके आधार पर उस मकान का फल निर्धारित करता है। गज पृष्ठ में ही बना लिया, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन यदि आपने पिंड की लंबाई चौड़ाई सही नहीं की तो सर्वनाश कर देगा। सारा गुड़ तैयार कर लिया, कितनी मेहनत से गुड़ तैयार होता है, किसी ने उसमें गोबर डाल दिया। दूध बहुत भरा पड़ा है, किसी ने एक नींबू निचोड़ दिया, तो उसका ध्यान रखना आवश्यक। उसको बोलते हैं पिंड। पिंड क्या है? देखिए, जो खाली जमीन है, ओपन टू एयर खाली जमीन, उससे वास्तु का कोई लेना देना नहीं है। वास्तु पुरुष का कोई लेना देना उससे नहीं है। वास्तु पुरुष जहाँ निवास करते हैं तो निवास मकान में न करते हैं भाई। तो जब मकान का निर्माण होता है, जितने एरिए में होता है वही वास्तु के अधीन होता है। अब पिंड क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई है। कैसे माना जाए? तो जमीन पर जब खुदाई करके, या तो अब तो पाइलिंग होने लगा, पहले तो पाइलिंग होता नहीं था, लंबा लोग खोदता था, दावा खोदता था। मगही में दावा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते हैं अलग अलग भाषा में। तो वह जो दावे की खुदाई हुई और वहाँ से भी दीवार उठनी शुरू होती थी। अब तो पाइलिंग करके ही मकान बनाया जाता है। तो पाइलिंग करने के बाद जब वह पाइलिंग जमीन से ऊपर उठता है तो सबको जोड़ते हैं ना, प्लिंथ देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लिंथ। प्लिंथ तैयार करना वही पिंड है, प्लिंथ पिंड है। जैसे जैसे जमीन हमारे पास इतना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जमीन हो गया। अब सारा में हम पूरे मकान बनाएंगे। इसमें निर्धारण करना होगा आपको कितने में मकान बनेगा, बाकी जमीन खाली है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई। ये पूरब ही रहेगा, ये पश्चिम रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये उत्तर रहेगा। तो ये जो एरिया है, ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर पिंड, यही है पिंड। ये हो गया जमीन, इसके अंदर हम मकान बना रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जोड़ करके जो योग आएगा वही है पिंड। सीधे सीधे हिसाब है। कैसे मानेंगे? तो भाई जो जमीन पर ही पिंड बनाया चारों तरफ से, वो इसमें बाउंड्री वाल नहीं आता है। बाउंड्री वाल जमीन के लिए की जाती है, मकान के लिए नहीं। दूसरी बात, पिंड केवल जमीन का एरिया, मकान बन गया, छज्जा लोग निकालते हैं, छज्जा का इसके अधीन नहीं। ये भी बड़ी समस्या लोगों को रहती है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बड़े बड़े वास्तुविद है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ तक माना जाए। छज्जा निकला हुआ है, बालकनी निकला हुआ है, खिड़की के लिए लोग निकाल देता है, वह वास्तु पुरुष के अधीन नहीं है।
जो हमने जमीन पर घेरा लगाया वही है वास्तु पुरुष का। उत्तर पूर्व कोने में वास्तु पुरुष का सिर, दक्षिण पश्चिम कोने में उसका पैर, पूर्व दक्षिण कोने में दाहिना हाथ और उत्तर पश्चिम कोने में बायां हाथ। उल्टा सोते हैं वास्तु पुरुष, उल्टा सोते हैं। उत्तर पूर्व कोना भगवान ईशान शंकर भगवान है, उधर सिर झुकाए रहते हो। ठीक है जी। तो ये स्थिति है वास्तु पुरुष की, मतलब उस पिंड के अंदर का, आगे का नहीं। कभी कभी लोग क्या करता है कि भाई घर में आने जाने के लिए क्योंकि ज़मीन से ऊंची बनाते हैं तो फुट स्टेप बनाते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। जो नीचे आपने ज़मीन से घेरा दिया वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल गया तो उसका अलग दोष है, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो बिना मतलब का विस्तार हो जाएगा। वो बराबर होना चाहिए। अगर चौड़ाई पूरब की ओर 51 फीट तो पश्चिम 51 फीट, लंबाई 75 फीट पश्चिम, तो उधर भी बराबर होगा। या तो आयताकार कीजिए, नहीं तो वर्गाकार कीजिए, लेकिन 90 डिग्री का होना चाहिए। सीधे सीधे 90 डिग्री वाला हिसाब रखिए। टेढ़ा बाकुल जमीन हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब निर्माण करेंगे तो वर्गाकार करेंगे, आयताकार करेंगे। आयताकार और वर्गाकार में भी टेढ़ा नहीं, 90 डिग्री सीधे सीधे हिसाब। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, रोम्बस नहीं हो। अब ये नहीं कि चौड़ाई तो बराबर है उत्तर दक्षिण में, तिरछा हो गया, नहीं, रोम्बस नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधे बराबर रखिए। इसके अलावा जो बाहर जो कुछ भी या लोग पोर्टिको बना देता है जुड़ा हुआ, वो भी नहीं आता है इसके अधीन। सीधे सीधे जो जमीन पर हमने लकीर खींची, प्लिंथ बनाया, वही है वास्तु पुरुष के अधीन। बाकी जो निकाला उसमें कोई दोष कुछ नहीं है। ये भ्रम को दूर कर लीजिए। अब देखिए कि भाई कितना रखें, लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जो मेरा पिंड शुद्ध हो जाए। शुद्धता मतलब किसी भी प्रकार के दोष से रहित हो। तो पुराने महर्षियों ने, ज्योतिषविदों ने, वास्तु विद्वानों ने, भगवान विश्वकर्मा जी ने, या आज के भी जो विश्वकर्मा इंजीनियर लोग हैं, सिविल इंजीनियर, वो भी सब कुछ जो निर्धारित किया है, तो उसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है। क्या है सूत्र? तो देखिए, सूत्र है लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए तो जो योग आया उसमें 8 से गुना कर दीजिए, तो जितना आया उसको 9 से भाग दे दीजिए। जो शेष बच गया उस अंक को नोट कर लीजिए। जो शेष बचा वो इसमें से खोजिए। 1 से लेकर 9वें अंक तक ना बचेगा जी, जीरो नहीं माना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। जो संख्या आई उसके अनुसार उस घर में निवास करने वाले व्यक्ति का फल है। वो व्यक्ति कैसा होगा, उसमें जन्म लेने वाला कैसा होगा, ये सारा चीज इसी के अनुसार है। उदाहरण के लिए लंबाई बराबर 35 फीट, ये मैंने समझाने के लिख दिया भाई, आपको जो बुझा तो रखिए। चौड़ाई बराबर 25 फीट, कितना होगा? ये दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60 फीट हो गया भाई। अब ये रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, इसे कोई लेना नहीं है। ये पिंड हुआ 60 फीट। अब इसमें गुना 8 कीजिए, कितना आ जाएगा? 8 × 6 = 48, 480 फीट।
फीट में नहीं, ये संख्या है। तो 480 हो गया। मान लिया कि लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 25 फीट, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई तो 60 फीट, उसमें गुना 8 कर दिया तो आया 480। अब इसमें भागा देंगे 9 से। देखिए कैलकुलेटर से भागा मत दीजिए, उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। कभी भी कैलकुलेटर से भागा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वो दशमलव देके काट देता है। अब आपको मालूम ही नहीं है कि हमारा पिंड का क्या बचा। संख्या बचनी चाहिए, दशमलव वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। ये नहीं कि लिया कंप्यूटर मोबाइल खोला दीदी किया हो गया, नहीं पता चलेगा आपको। क्योंकि जो कंप्यूटर के हिसाब से जो हम लोग कैलकुलेटर करते हैं उन्हें पूरा पूरा भागे लगा देता है। अब मालूम ही नहीं है कि क्या चलेगा। दशमलव के बाद देखते नहीं कि 3, 5, 7 आएगा। अब कुछ किसको मानिएगा। तो हमेशा भाई एक एक नियम जो है, जो बचपन में सभी ने पढ़ा होगा, वही पद्धति से भाग दीजिए, तबे उपाय है, नहीं तो फिर घबरा जाइएगा। अब 480 भागा 9 कितना होगा? 9 पचे 45, 3 कट गया, 30 उतरा, 9 तिया 27। देखा है ना कितना बचा? 3 बचा। इस शेष कितना हुआ? शेष ये भागफल नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, शेष को देखना है। यही ना शेष हुआ, शेष यही हुआ ना। अब इसमें आया 3, तो खोजिए 3 में क्या है? चतुर आदमी है। मतलब उस मकान का प्रभाव तीसरे नंबर का जो संख्या है उसके अनुसार चतुर आया। मतलब क्या हुआ चतुर का? चतुर का मतलब यही है कि वह आदमी होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। वो अपना काम एन केन प्रकारे न निकाल लेगा। वो बुद्धिहीन नहीं हो सकता, निकम्मा हो ही नहीं सकता। चतुर आदमी निकम्मा होता है। ये उसका फल आया। ये अच्छा है, खराब नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब ऐसा आ जाए शेष बच जाए 1, तब दूसरा कोई पिंड है, शेष बच जाए 1। अब वो चोर आ गया, तस्कर है। देखिए भाई, बुरा मानने की बात नहीं है, ये कुछ अजीब अजीब है, सूत्र है, योग है। जिस कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि शुरू से चोरे है, खानदानी चोर है, तब जा करके उसके घर का लंबाई चौड़ाई मत नाप लीजिएगा फीट में। देख ले क्या कर रहा है, तो भी झगड़ा होगा, हमको भी गाली वाली सुनाइएगा। लेकिन यदि गृह का पिंड है, 1 आया शेष, तो उस व्यक्ति के घर में कोई न कोई चोर होगा। चोरी का सामान खरीदेगा, बेचेगा, माल हड़प लेगा। एक होता है चोर, एक होता है चोर के सोरहिया। मतलब वो चोर तो नहीं है, लेकिन चोरों का सरदार है। वो चोरी करने नहीं जाएगा, लेकिन जो चोर चोरी करके लाएगा उसका 1 आना 16 आना 1 रुपया पहले होता था, इसलिए वो तो सोरहिया। अब अगर 100 में हिसाब में जोड़े तो 1% वो ले लेगा। उसके एवज में क्या करेगा? आपको पुलिस पकड़ेगा, लोग बाग पकड़ेगा तो वो बचाएगा। उसी को कहते हैं चोर, और चोर का सोरहिया। आजकल अधिकतर 99% ऐसे नहीं ईमानदार है कि ना हम तो छोड़ते नहीं किसी को, इससे है दिस दैट, हम तो महा आदमी हैं। ठीक है जी, ज़्यादा मुंह से निकल जाएगा भाई। तो जो ऐसे महात्मा लोग हैं कि ना हम तो एकदम साधु हैं, हम तो भाई किसी को ऐसे करते एकदम सही आदमी है, इससे कुछ सोरहिया का ही काम है। हाँ सही बात है, वो चोर नहीं है, वो सोरहिया है। मतलब वो चोरों का सरदार है। वो अपने नहीं जाएगा चोरी में कि धरा जाएगा तो जेल चलेंगे, पिटा जाएंगे, हाथ गोड़ काट लेगा। लेकिन भैया चोरी करके आ गया, पुलिस खदेड़ रही है, खोज रही है, तुम छिप जाओ मेरे यहाँ, हम तुमको बचा लेंगे, उसके बदले में पैसा देंगे, उसको रहिया। अगर 1 आ जाएगा तो चोर, ठीक है। अगर 2 आया तो भोगी। भोगी का मतलब क्या हुआ? सुखी। भोग बिना धन के होगा? नहीं हो सकता ना। सुख का भोग करने के लिए धन अति आवश्यक है। अब यदि शेष बचा हुआ है 2, तो व्यक्ति के पास में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके घर के बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, बहू सब अच्छे रहेंगे। अब धन है, खूब धन है, रोज घरे में कलह होते रहे,
चाहे बाल बच्चा बेटा पुतोह करे या बहू करे, कुछ भी करे तो बेकार हो जाएगा ना भाई। तो ऐसा नहीं होता है, वही भोगी आदमी सचमुच जो सुख का भोग करता है वो। तो दूसरा भाव में वो, तीसरा भाव बता ही दिया चतुर का मतलब क्या होता है। चौथा, अगर 4 नंबर शेष बच जाए, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुण 8 भागा 9, उसके बाद जब शेष किया तो 4 आया तो दाता। दाता का अर्थ क्या हुआ, दानी आदमी है। दान कौन करेगा, जिस पास कुछ रहेगा तब अंदर करेगा। नंगा नहाएगा क्या वो निचोड़ेगा क्या। प्रेम चोपड़ा साहब क्या बोलते थे कि नंगा नहाएगा क्या वो निचोड़ेगा क्या। तो दाता आदमी जो खुद ही नहीं है, खुद ही कंगाल है, तो कुछ ही दान करेगा। मतलब यदि ऐसा गृह का पिंड का निर्धारण हो जाए जिसका शेष बच रहा हो 4, वह व्यक्ति उस घर में प्रवेश करते ही उसके सुख और सौभाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही गरीब समझ रहा हो, दरिद्रता की स्थिति हो, वह इस बात को आजमा करके देखे। यदि उसके पास जमीन हो तो उसमें मकान बनाए और ऐसी लंबाई चौड़ाई का चयन करे जिसका इस सूत्र के अनुसार शेष 4 बचता हो, गृह प्रवेश करे। यदि 1 साल के अंदर जिस दिन गृह प्रवेश किया उससे 364 दिन के अंदर 65वां में तो फिर आगे बढ़ जाएगा। यदि उस घर की दीन दशा, आर्थिक स्थिति, सुख समृद्धि नहीं सुधरने लगी तो फिर जो कहिए सो। 1 साल तो बहुत दूर की बात है। चंद्रमा हर 28वें दिन उसी नक्षत्र में पहुंच जाता है। तो चंद्रमा के मास से अगर जोड़िएगा तो 1 महीना के अंदर में प्रमाण दिखाई दे देगा। जिस नक्षत्र में गृह प्रवेश करेगा वह अगला नक्षत्र 28वें दिन पुनः आएगा और उसी 1 महीना के अंदर में इसका प्रमाण मिल जाएगा कि देखिए ऐसा होता है कि नहीं। ये हुआ दाता। 5वां आया तो राजा। देखिए एक से एक सूत्र है। इतने राजे महाराजे होते थे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य वास्तुविद रखते थे कि नहीं, यहाँ तक कि जमींदार भी रखते थे। आज भी आप जाइए देवघर में, जाइए भोलेनाथ के यहाँ जाइए तो वहाँ पर सारे जितने भी अमावा महाराज है, टेकारी महाराज है, तो भरतपुरा वाला लोग है, तो पता नहीं भरा पड़ा है, सब स्टेट का बिल्डिंग मिलेगा वहाँ पर खड़ा। जाइए बाबा की नगरी में, वहाँ पर भी आपको जब देखते होंगे आरती वाला शाम में तो बोर्ड से घुमाता है तो बताएगा कि फलना ने बनाया था या होलकर ने बनाया था, अहिल्या होलकर का बनाया हुआ है, तो काशी महाराज का बनाया हुआ है, तो फलाना का मकान बनाया हुआ होता है ना जी। सब कौन से राजा थे, तो कैसे होता था। अब तो अपने खाने पे क्या राजवाड़ा होगा, सब छीना गया, नहीं है, अब राजा का जमाना नहीं है। लेकिन जमीन तो है ना भाई, वो आपके हाथ में है ना कि कितना लंबाई चौड़ाई का निर्धारण करे। ऐसे पिंड का निर्धारण करे जिसका शेष 5 बचता हो, उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति अवश्यमेव राजा के समान जिंदगी व्यतीत करेगा। जन्म लेने वाला मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इस बारे में विशेष रूप से प्रमाण है। 5वां भाव ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के हिसाब से संतान का होता है। तो जो भी व्यक्ति अगर इस मकान में जन्म लेगा जिसका शेष 5 नंबर है, अब राजा का जमाना तो है नहीं, लेकिन राजा कहने से जो भाव मन में आता है, सुखी संपन्न दिस दैट, वो सब उसको होगा। तो जो उसमें रह रहा है उसको नहीं होगा, वो तो होबे करेगा, लेकिन वो जन्म तो पहले हो गया है। मकान बनाया तो राजा के समान सब सुख होगा, मर्सिडीज लगी रहेगी, नौकर चाकर दौड़ते रहेंगे, लोग बाग सुनते रहेंगे, नेतागिरी में हो या न हो, फिर भी एमएलए एमपी मंत्री जा करके बैठ कर दरबार लाएंगे, वहीं पर पानी बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे। यही ना राजा वाला चीज़ है भाई, वो 5वें नंबर का होगा। बहुत लोगों का कोई शिकायत रहती है कि जब से मैंने मकान बनाया सब कुछ तो किया, फलना महात्मा से दिखवाया, फलना आचार्य से दिखवाया, फलना मठ के आदि दिखाया, लेकिन बढ़िया नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ भाई, तो वंश वृद्धि नहीं हुई, वंश वृद्धि नहीं हुई। और बड़ी उपाय के बाद भी अगर संतान हुई तो केवल कन्या हुई, इस तरह की समस्या आती है। सब सुख रहते भर में भी वो हाथ नहीं लगता। आप लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, 20 को मकान बनाइए, 20 को फ्लैट खरीदिए, आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जो पिंड है उसका शेष 6 नंबर है।
नपुंसक। अब नपुंसकता तो पुरुष के लिए जब माना जाता है तो केवल पुरुष की वजह से समस्या आती है। हो सकती है कि स्त्री में भी कोई गड़बड़ी हो, उसका कारण आज IVF के द्वारा संतान की प्राप्ति हो रही है, उसमें ये लोग फेल कर जाता है तो दूसरे को सेरेगोसी के अंतर्गत बच्चा पैदा करता है, वो भी लतवसरे वाला मिल जाता है। मतलब येन केन प्रकारे ना संतान का सुख नहीं मिलता है। यही है, ग्रंथ में नपुंसक लिखा हुआ इसलिए हमने नपुंसक लिख दिया। अब ये नहीं समझे कि नपुंसक है। पुरुषत्व की पहचान क्या है? संतान की वृद्धि, यही तो है, और क्या है। तो जिस किसी भी मकान के पिंड का शेष 6 नंबर रहेगा वो ठीक नहीं है, वंश वृद्धि में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, संतान नहीं होगी। बहुत मेहनत से IVF वगैरह तक संतान हुई तो 99% समझिए कि केवल कन्या संतान होगी। वो भी नहीं हुई, आपने किसी को एडॉप्ट कर लिया, अपने भतीजा को, भतीजी को, सर बेटा को, सर बेटी को, तो ये उसका सुख न मिलेगा। मतलब ये कमी आपको रहेगी। तो भाई जी इससे बचिए, इससे बचिए। अगर शेष 7 आ गया तो धनी, यह देखिए धनी मानी है, धनाढ़, धनाढ़ नाम है इसका। धनाढ़ में और धनी में अंतर है। धनी मतलब तो है सब कुछ ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन धनाढ़ शब्द कहते ही ऐसा लगता है कि धनियों में भी महाधनी, देवों में देव महादेव, तो धनाढ़ वही है कि उसके बाद इतनी संपत्ति है कि 10-20 धनी व्यक्ति भी उसका बराबर नहीं करते, वही धनाढ़ है। तो धनाढ़, इसको वास्तव में धनाढ़ लिखा हुआ है, तो हम लोग कहाँ धनाढ़ समझाएंगे तो गड़बड़ है, इसलिए धनी लिख दिया है भाई। धनी मानी 7 नंबर रहेगा तब। अब धनी मानी होना, सुखी होना अंतर है। धन रख ले है, गाड़ ले है, भले पलंग के नीचे रखे या जमीन में लगे, धनी तो है। सुख होना अलग अलग बात। तो धनी होना, दाता होना, राजा होना में अंतर है जी, भोगी में अंतर है। धन है, बस इतना ही मतलब है, धन रहेगा, चाहे वो धन कैसे हो, मेहनत से आए, खेती से आए, नौकरी से आए, चोरी से आए, चमारी से आए, मर्डर से आए, गड़ल धन मिल जाए, तड़का मिल जाए, वसीयत की मिल जाए, उसको धन रहेगा ही रहेगा। अनपढ़ हो, कमार से कोई मतलब नहीं। अब 8वां नंबर है, जब 8 नंबर आ जाए तो दरिद्र, ये भी ठीक नहीं। दरिद्र में क्या समझाना है? मकान में प्रवेश करते ही दरिद्रता छा जाएगी। जो सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी के रास्ते, वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। आप केस मुकदमा में फंस जाएंगे, सब धन नष्ट हो जाएगा, बाल बच्चा गड़बड़ा जाएगा, आप ही को पीट के सब, आप ही के सामने सब धन बेच देकर, सब खेत बाड़ी घर द्वार बेच जाएगा, दरिद्रता ही आ ही जाएगा। इसलिए 8 नंबर वाला तो कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में 8वां नंबर को ऐसे मृत्यु का घर मानते हैं। मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, रहिता, धन, मान, सब तमाशा। तो 8 से बचिए, ये भी ठीक नहीं। अब बचा अंतिम 9 नंबर, उसको बोलते हैं भय देता। कोई ऐसा घर होता है बहुत सुंदर, सब विधि व्यवस्था बढ़िया बनाया, उत्तम समय में गृहारंभ किया, उत्तम समय में गृह प्रवेश किया, सब कुछ किया, पूजा घर भी सही है, किचन भी सही है, लेटरिन बाथरूम भी सही है, मास्टर बेड भी सही है, तो भी उस घर में रहने पर व्यक्ति को अज्ञात आशंका से मन भयभीत रहता है। सोते सोते रात में 12-1 बजे नींद खुल जाएगी, 3 बजे नींद खुल जाएगी, अब नींद नहीं आ रही है, दवाई खा रहे हैं, कुछ दिन सोए, फिर वो भी फेल करने लगेगा। स्वप्न में देखते चौंक के उठ जाएगा, लगेगा कोई खड़ा है अगल बगल में। ये सब होता है कि नहीं होता है? कई लोग आते हैं, लोग समझते हैं भूत प्रेत पकड़ लिया क्या, टंट मन टुटका करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यदि आपने जो फ्लैट बनाते हैं, आपने मकान बदला, कहीं और किराए में चले गए, वहाँ ये समस्या खड़ी हो गई, समझ लीजिए जिस मकान में, जिस फ्लैट में आपने लिया, उसका लंबाई चौड़ाई गुना 8/9 वाला हिसाब जो मैंने बताया, शेष अगर कोई जरूर ना हो उसका शेष होगा, इसलिए आपको ऐसा होता है। और यदि आपने मकाने ऐसा बना लिया तो यही हाल होगा। ऐसे लोग साल भर के अंदर मकान छोड़कर भाग जाते हैं, औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो बेच के आता है उसमें उसको भी यही गति हो जाती है। तो इससे बचिए। अब इसमें मूल बात यह है कि एक होता है कि कारपेट एरिया, आजकल नया शब्द जुड़ गया है, कारपेट एरिया है, कितना है, मतलब जितना में बेड फेड लगाया जाए वो कितना है। तात्पर्य यह कि कोई भी मकान
अब ये हुआ लंबाई, ये मकान है मान लिया, यही कारपेट एरिया हुआ ना भाई, ये सब कारपेट एरिया हुआ पूरा मिला करके। तो अंदर वाला माने कि सौंसे माने, यही कंफ्यूजन है। अब ये मान लो बाहरी दीवार है, एक लाइन आऊँ मोटा कर रहा हूँ दीवार को दिखाने के चक्कर में, जल्दी मत सोचिएगा। ये एक और दीवार मतलब से वो प्रिंट वाला बता रहे हैं और कोई नहीं, ताकि आप लोगों को भ्रम न रहे। यही दीवार है, तो 1 फीट तो कम से कम दीवार की मोटाई रहती है ना भाई, 10 इंच तो रहता है ना दीवार। तो दीवार के अंदर का एरिया कि बाहर से बाहर का एरिया, तो भाई जी इसमें अंदर से मतलब नहीं है, बाहर से बाहर, दीवार का बाहरी छोर जो है उससे मतलब है। अब अगर इधर 1 फीट इधर 1 फीट 2 फीट तो गायब हो जाएगा। मान लेते हैं कि अभी 35 फीट हमें लिखा था, तो 35 फीट में 1 फीट इधर 1 फीट इधर गायब, तो बच गया 33 फीट। क्या 33 फीट को माने? नहीं। दीवार के बाहरी छोर से बाहरी छोर, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला एरिया है, ये है सही। अंदर से अंदर वाला एरिया नहीं, ये गलत है, इसको नहीं लेते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। बाहरी दीवार से बाहरी दीवार की लंबाई जो चौड़ाई गुना 8 भागा 9, शेष जो बचा वही इसका फल बताने वाला है। ये इसका पालन कीजिए, फिर देखिए, यह तो आपके हाथ में है ना। इंजीनियर का दोनों हिसाब किताब लगाए, आप निर्धारित कीजिए कि इंजीनियर के साथ चलना है। और इंजीनियर का काम क्या है कि कितने जगह में हम कैसा व्यवस्था करें, कितना लंबाई हो कितना चौड़ाई, तो मेरे मन में है ना। हम जो चाहेंगे वही करो, पैसा काहे के लिए लेता है, हीरो तो लेता है। तो हम उसको बताएंगे कि नहीं भाई, हमको इतना लंबा इतना चौड़ा में ही बनाना है। अब कैसे क्या होगा आप हमको बताइए। बाथरूम छोटा हो जाएगा कि बेडरूम छोटा हो जाएगा कि हॉल छोटा होगा, इससे हमको मतलब नहीं है। पिंड हमारा इतने हैं, इंजीनियर बना के दे देगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। और यदि आपने समझ लिया है, ज़मीन अपनी, मकान अपना, रहना अपना, सब परिवार सुखी रहने के लिए इसका पालन कीजिए। और फिर देखिए, इसी को बताने के लिए बुलाने के लिए आपको वास्तुशास्त्र जाएगा तो स्क्वायर फीट के अनुसार लेगा। इसी पटना में लोग हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में यदि मकान आपका बना हुआ है तो वास्तु देखने जाएगा तो 11,000 लेगा, 2000 में है तो 21,000 लेगा। ऐसे करते करते लाखों रुपया लेगा। मैं अहंकार बस नहीं बोल रहा हूँ भाई मेरे। यदि आपके पास भी वह व्यक्ति जाता है, बड़े बड़े जो पैसे लेते हैं, उससे इसका नियम पूछ लीजिए। 99.999% वास्तुविद जो पैसे वसूलते हैं उनको नहीं मालूम है, पढ़ाई नहीं है। वो तो कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पक्का होगा, ऐसे है द्वार हो, यही इतना मालूम है। ये चीज़ उसको नहीं मालूम, हम ही को मालूम है खाली। नहीं, हमारे जैसे जानकार है लेकिन कोई बताता नहीं। कौन जानकार होगा? तो सचमुच पंडित होगा, सचमुच तो पंडित होगा, मतलब उसने विधिवत वैसे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करी हो, जहाँ पर ज्योतिष की कर्मकांड की पढ़ाई होती हो, उसी को मालूम है। यह है डा वाला के लोगों को मालूम नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी भी, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहीं पर पटना में अधिकारी हैं लोग, लाखों रुपये वसूलते हैं। जब पेज फंसता है तो शर्मा जी को फ़ोन करते हैं, अरे ये कैसा होगा शर्मा जी, इसका क्या होता है? हम बता देते हैं, मेरा स्वभाव है, पूछेगा तो बताऊंगा। तो इसका पालन कीजिए और सुखी रहिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।